नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल हार्दिक राजेश कुमार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि चैनल पे आने वाली कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, कल हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी इनपुट डिवाइसेज के बारे में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। हमने कल की क्लास में इनपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ लिया था। आज की चर्चा में हमारा पहला टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेज। यह कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। मतलब जो आउटपुट डिवाइसेज है वो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसका उपयोग प्रोसेसर जो हमारे सीपीयू में लगा होता है उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले आउटपुट को दर्शाने हेतु किया जाता है। अर्थात साधारण भाषा में कहने का मतलब यह है कि जो जितने भी हमारी ये आउटपुट डिवाइसेज है वो हमारे कंप्यूटर की क्या है, ये सभी हमारे कंप्यूटर का क्या है, हार्डवेयर है। जो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है उसके द्वारा जो भी हमें आउटपुट दिया जाता है उसको मानों को दर्शाने हेतु उपयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस एक प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए गए 0 और 1 संकेतों में। अर्थात प्रोसेसर कौन सा संकेत प्रदान करता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट 0 और 1। हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो कैसा आउटपुट रिसीव देता है हमें? जो बाइनरी डिजिट में देता है। बाइनरी डिजिट में जैसे मान लो प्रोसेसर ने कोई भी आउटपुट दे दिया, जैसे क्या आ गया, क्या ये हम मानव हैं जो क्या हम इसको समझ पाएंगे? हम इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो कंप्यूटर के बाइनरी डिजिट के संकेतों को मानव के समझने योग्य बनाने का कार्य भी करती है। अर्थात साधारण भाषा में कहने का मतलब यह है कि जो हमारे आउटपुट डिवाइस है, जो प्रोसेसर जो आउटपुट देता है उसको हमारे मानवीय मानवीय समझने योग्य बनाती है। अर्थात मानव के समझने योग्य बनाने देता, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिकोडिंग कहा जाता है। अर्थात जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको मानव के समझने योग्य लैंग्वेज में बदलने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। जैसे हमने दो चीज़ पढ़ी, एक तो एनकोडिंग, एक हमने अभी इस हमारे सामने जो चर्चा हुई है डिकोडिंग। एनकोडिंग और डिकोडिंग में क्या मतलब है? जो हमारे मानव के समझने योग्य जो भाषा है, जो हम मानव के समझने योग्य भाषा है उसको अगर कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदला जाता है, अर्थात 0 और 1 में बदला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनकोडिंग। अर्थात मानवीय भाषा को बाइनरी डिजिट में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एनकोडिंग। और जो बाइनरी डिजिट 0 और 1 है, जो अर्थात जो कंप्यूटर की भाषा है उसको मानवीय भाषा में बदलना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिकोडिंग। अर्थात बाइनरी डिजिट को मानवीय डिजिट में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कौन कौन से आउटपुट डिवाइस। अब ये तो हो गया हमारे आउटपुट डिवाइसेज के बारे में हमने चर्चा की कि आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। अब बारी बारी एक एक आउटपुट डिवाइस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमारा चार्ट के माध्यम से हमने कुछ समझने की कोशिश। आउटपुट डिवाइसेज अर्थात आगम या निर्गम युक्तियाँ, जिसमें एक तो होते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज, एक होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज से क्या क्या मतलब है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज वे आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जिनसे जो भी आउटपुट होता है वो हम सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं, अर्थात उसको छू नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते। या हमारी आंखों से देख सकते हैं या सुन सकते हैं, परंतु उनको छू नहीं सकते। वो जो आउटपुट होता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। अर्थात उस आउटपुट को प्रदान करने वाली युक्तियाँ कहलाती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और जो आउटपुट हमें, ऐसा आउटपुट जो हम अपने हाथ में ले सकते हैं, अर्थात जिसको छू सकते हैं, वह ऐसा आउटपुट देने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? हार्डपुट आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कौन से होते हैं? जैसे प्रोजेक्टर हो गया। अब प्रोजेक्टर के द्वारा जो भी, जैसे मूवी थिएटर में जाते हैं तो प्रोजेक्टर, हाँ वहाँ पे क्या लगा होता है? सिनेमा हॉल में पर्दा लगा होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है? प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर से जो भी आउटपुट होता है उसको क्या हम सिर्फ देख ही तो सकते हैं, उसको छू थोड़ी सकते हैं। इसी प्रकार स्पीकर है, स्पीकर क्या आउटपुट देता है? स्पीकर हमें आवाज़ के रूप में आउटपुट देता है। अब उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब क्या उस आवाज़ को हम छू के थोड़ी देख सकते हैं? इसी प्रकार हमारा जो मॉनिटर है वो हमें आउटपुट के रूप में क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ही देता है। उसके अंदर जो भी आउटपुट आता है उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, अर्थात उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। अर्थात जो आउटपुट हम छू नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं ले सकते, वो आउटपुट कौन सा कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और उसी प्रकार जैसे आप प्रिंटर हो गया, अब प्रिंटर के द्वारा जो भी आउटपुट या मिलता है हम क्या उसको हाथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे प्रिंटर के माध्यम से हम क्या लेते हैं? प्रिंट आउट या कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी हो गया, उसको क्या हम हाथ में ले सकते हैं? आसानी से ले सकते हैं और उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जिनको छू सकते हैं वो आउटपुट कहलाता है। अब प्लॉटर क्या है?
प्लॉटर भी एक बड़ा प्रिंटर का रूप मान लो। जैसे आजकल जो बड़ी बड़ी होर्डिंग वगैरह या जो भी हम होर्डिंग देखते हैं हमारे आसपास में, वो सब या किसके द्वारा किए जाते हैं, वो प्लॉटर के द्वारा माध्यम से ही वो लिया जाता था। उच्च गुणवत्ता के और बड़ी आकार के जो प्रिंट आउट है उनको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का यूज किया जाता है। चलो चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। अब क्या है हमारा पहला टॉपिक, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को एक स्क्रीन के माध्यम से अर्थात जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से, या वो अर्थात देख सकते हैं सुन सकते हैं के माध्यम से उपलब्ध करवाता है, तथा इससे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तथा इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले आउटपुट अस्थायी होता है। अर्थात जो हमारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे हमारी स्क्रीन में कुछ चल रहा है, वो एक सेकंड के लिए तो हमारी स्क्रीन पे कुछ है और अगले सेकंड में वो बदल जाएगा। इसी प्रकार हमारे स्पीकर में हम कुछ सुन रहे हैं तो क्या हमेशा हमेशा वो हमें बार बार एक ही वॉइस थोड़ी सुनाई देता है, वो बार बार हर सेकंड के साथ बदलती रहती है। जैसे हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ भी अगर सुन रहे हैं स्पीकर के माध्यम से, तो वो क्या है, वो बार बार बदलती रहती है। इसी प्रकार जैसे हम हमारी स्क्रीन में या प्रोजेक्टर में कुछ भी टीवी में हम जो भी देख रहे हैं वो क्या बार बार बदल रहता है। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है वो हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखनी, अस्थायी होता है। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में सबसे पहला आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या आप सभी जानते हैं, जो हमारे मूवी देखने के लिए अर्थात छोटे पर्दे की वस्तु को दर्शकों को बड़े पर्दे पर देखने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग एक स्क्रीन के माध्यम से दृश्य सामग्री को दर्शाने हेतु किया जाता है। अर्थात जो छोटी स्क्रीन की दृश्य सामग्री उसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर दर्शाने हेतु प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस क्या है, स्पीकर। इसका उपयोग मुख्यतः आवाज़ के रूप में आउटपुट प्रदान करने हेतु किया जाता है। अर्थात वॉइस के रूप में जो हमें आउटपुट मिलता है उसको लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम स्पीकर का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला हमारा आउटपुट डिवाइसेज है, उसकी श्रेणी में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में क्या आता है, हमारा मॉनिटर या हमारी जो स्क्रीन होती है, हमारी जो भी डेस्कटॉप है वो किसकी श्रेणी में है, मॉनिटर, और वो भी एक क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर की स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहलाती है। अर्थात अगर हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं है तो हम काम चला सकते हैं। अगर क्या हमारे कंप्यूटर में अगर मॉनिटर या TFT बोल दे, या अगर हमारी डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर में नहीं लगी हुई है तो क्या हम इससे अब किसी भी प्रकार का आउटपुट ले सकते हैं, कोई भी प्रकार का आउटपुट नहीं ले सकते। अर्थात सबसे साधारण भाषा में कहने की बात यह है कि हमारे कंप्यूटर में मॉनिटर तो होना ही होना चाहिए। अगर हमें कोई आउटपुट लेना है तो हमारे कंप्यूटर में मॉनिटर होना सबसे महत्वपूर्ण अर्थात सबसे जरूरी है। अर्थात इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर की स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिसका यूज प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को दर्शाने हेतु किया जाता है। अर्थात हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है जो भी हमें आउटपुट देता है उसको दर्शाने के लिए अर्थात उसकी स्क्रीनिंग के लिए जिस भी डिवाइस का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, जिसमें सबसे पहले आ गई प्रोजेक्टर, फिर आ गया स्पीकर और फिर आ गया मॉनिटर। प्रोजेक्टर और मॉनिटर क्या है, चलचित्रों को या दृश्य चित्रों को आउटपुट देते हैं और स्पीकर के माध्यम से वॉइस आउटपुट लिया जाता है। और ये सभी आउटपुट डिवाइसेज क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज, और इन डिवाइसेज के माध्यम से जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, अगली नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डिस्प्ले डिवाइस को जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जो हमारी डिस्प्ले डिवाइस है, हमारा जो मॉनिटर हो गया या हमारा जो हमने बात की प्रोजेक्टर हो गया या हमारा जो स्पीकर हो गया, इन सभी को जोड़ने के लिए किसी न किसी पोर्ट की तो आवश्यकता है। उसी श्रेणी में हमारा जो डिस्प्ले डिवाइस है अर्थात हमारा जो मॉनिटर है उसको जोड़ने हेतु VGA अर्थात हमारे कंप्यूटर में जो CPU के पीछे जो मॉनिटर जुड़ा हुआ था वो किस पिन के द्वारा जुड़ा होता है, उस जिस पिन के माध्यम से जुड़ा होता है उसे VGA पिन कहा जाता है। अर्थात VGA की फुल फॉर्म हो गई वीडियो ग्राफिक्स एरे या HD। आजकल वर्तमान में धीरे धीरे VGA क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। इसकी जगह किसने ले लिया, HDMI ने। जैसे हमने देखते हैं हमारा टीवी में HDMI का पोर्ट आता है, हमारे LCD में HDMI का पोर्ट था। HDMI की फुल फॉर्म क्या हुई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट का यूज किया जाता है। अर्थात हमारा जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है उसको जोड़ने के लिए VGA पोर्ट या HDMI पोर्ट का यूज किया जाता है। मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। अब हमारा जो मॉनिटर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। अगर हमारे कंप्यूटर में बिजली से अगर नहीं जुड़ा हुआ है या हमारी स्क्रीन है वो बिजली से नहीं जुड़ी तो क्या हम उससे आउटपुट ले सकते हैं, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉनिटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे
वीडियो अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। हमारी जो मॉनिटर है या जो हमारी स्क्रीन है उसको वीडियो भी कहा जाता है अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः टेक्स्ट अर्थात हमारा जो भी लिखित रूप में होता है, जैसे रिटर्न में होता है, वो भी क्या हमारी स्क्रीन के माध्यम से हम आउटपुट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ग्राफिक्स में मतलब या फोटोग्राफी हो गया, जैसे कोई भी फोटो वगैरह वो भी हमारी मॉनिटर हमें आउटपुट के रूप में देता है। वीडियो जानकारी, अब हमारे जो मॉनिटर है उसमें वीडियो के रूप में भी हम आउटपुट ले सकते हैं। जानकारी को डिस्प्ले करने हेतु किया जाता है तथा जिससे जुड़े हुए कंप्यूटर के द्वारा वीडियो कार्ड के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। अब हमारा जो कंप्यूटर है, अब इसमें हम वीडियो किसके माध्यम से देखते हैं? अब हमारे कंप्यूटर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या उसका उपकरण लगा हुआ होगा जिसके माध्यम से तो हम वे सभी चीज़ें देख रहे हैं। अब जैसे हमारा जो वीडियो देख रहे हैं हम हमारे कंप्यूटर में, तो वीडियो किसके माध्यम से देख रहे हैं? हमारे जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर वीडियो के लिए वीडियो कार्ड लगा हुआ है, ऑडियो के लिए ऑडियो कार्ड लगा हुआ है। इसी प्रकार जो भी कोई किसी भी प्रकार का आउटपुट या इनपुट है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के लिए हमारे जो मदरबोर्ड है उसमें प्रिंटिंग से संबंधित उसके जो हार्डवेयर है वो लगे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे डिस्प्ले से संबंधित हार्डवेयर कौन सा है? वीडियो कार्ड के माध्यम से हम जो देखते हैं वो उत्पन्न किया जाता है। अब हमारा जो फर्स्ट मॉनिटर है वो कब विकसित किया गया था? फर्स्ट मॉनिटर इंट्रोड्यूस इन 1 मार्च 1973 को, 1 मार्च 1973 को जो जीरोक्स एल्टो नाम की कंपनी है उसके द्वारा विकसित किया गया था अर्थात जीरोक्स एल्टो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। हमारा जो मॉनिटर है, फर्स्ट मॉनिटर जो 1 मार्च 1973 को जीरोक्स एल्टो कंपनी नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और यह आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो मॉनिटर, हम मॉनिटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो मॉनिटर कौन कौन से हमारे मॉनिटर होते हैं, किस प्रकार के मॉनिटर। जैसे हमारे सामने पहले मॉनिटर थे जो बड़े बड़े टीवी के आकार में होते हैं, अब धीरे धीरे वो पतले आ रहे हैं, फिर और पतले आने लगे, तो उन मॉनिटर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार के मॉनिटर। सबसे पहला है हमारा CRT मॉनिटर, जिसे क्या कहा जाता है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी कहा जाता है अर्थात इसमें एक कैथोड रे की ट्यूब लगी हुई होती है पीछे की साइड में, जो हमें उसके माध्यम से आउटपुट प्रदान होता है। सेकंड मॉनिटर आता है हमारा नॉन CRT अर्थात नॉन कैथोड रे मॉनिटर। फिर आता है हमारा TFT अर्थात थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो हमारे आज के टाइम में LCD के टाइप में जैसे जो पतले पतले डेस्कटॉप आ रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। फिर हमारे आने वाले समय में अब हम क्या देख रहे हैं? वर्तमान में फ्लैट पैनल डिस्प्ले अर्थात बिल्कुल समतल डिस्प्ले जो आ रही है उनको क्या है? हमारी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब हमारी फ्लैट पैनल डिस्प्ले में भी अलग अलग टाइप की डिस्प्ले आती है, जिसमें सबसे पहले हमारे तो थोड़े दिनों पहले हमारे बोल दो तो 5-10 साल पहले क्या आती थी? LCD आती थी, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आ जाती है GPD, जिसे का जो वर्तमान में या आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया डिस्प्ले मानी जाएगी, जिसमें गैस प्लाज्मा डिस्प्ले था। उस डिस्प्ले के अंदर गैस प्लाज्मा का यूज किया जाता है और जो हमारे LCD थी उसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता था। फिर आती है LED, जो लाइट एमिटिंग डायोड, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, लाइट एमिटिंग डायोड के ऊपर बेस्ड होती है। अब LED भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है OLED और एक होती है QLED। OLED का फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के ऊपर आधारित होती है। और जो हमारी दूसरी QLED होती है वो किसके ऊपर आधारित है? तो वो होती है क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये हो गई हमारी दोस्तों टाइप ऑफ मॉनिटर अर्थात मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मॉनिटर हम वर्तमान में यूज ले रहे हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यह हमारी अगली स्लाइड। अब जो हमारी डिस्प्ले है उसकी कुछ ना कुछ विशेषता भी तो होती है, उन सब विशेषताओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब हमारी डिस्प्ले की जो हमने इतनी बार जो स्क्रीन के बारे में बात करें तो उनसे संबंधित जो भी है उसकी विशेषताएं जानते हैं। अब स्क्रीन साइज, अब जैसे हम बोलते हैं हमारे मोबाइल की जो हमारा टीवी है, अब जैसे हम टीवी की बात कर ले तो हम कहते हैं 41 इंच की है, 21 इंची है, 56 इंच है, जो भी इंची बोलते हैं वो किस आधार पर होते हैं? एक डिस्प्ले डिवाइस के स्क्रीन आकार को इसके विकिरण मापा जाता है अर्थात विकिरण के रूप में मापा जाता है तथा सामान्यतः इसे इंच में परिभाषित किया जाता है। अब जो हमारा जैसे मान लो ये हमारी डिस्प्ले है जो हमेशा लगभग आयताकार होती है, अब इसको किस रूप में मापा? अब हम बोलते हैं 21 इंची डिस्प्ले है हमारी, 41 इंची डिस्प्ले हमारी, 36 इंची या 56 इंची, जो भी 52 इंची वगैरह हम जो भी बोलते हैं वो कौन से मापा जाता है? विकिरण के रूप में मापा जाता था, डायगनली मापा जाता है। जैसे ये जो
इस कोने से इस कोने के बीच की जो लंबाई हो उसको स्क्रीन साइज कहा जाता है। अर्थात विकिरण, हमारा जो आयत का विकिरण होता है उसी प्रकार उसकी स्क्रीन की साइज को विकिरण के रूप में मापा जाता है, न कि लंबाई और चौड़ाई के रूप में इसकी साइज को मापा जाता है। लंबाई व चौड़ाई के रूप में इसकी साइज को न माप कर इसकी साइज को विकिरण के रूप में मापा जाता है तथा और इसे सामान्यतः इंच में मापा जाता है, अर्थात इंच में परिभाषित किया जाता है। फिर आगे चलते हैं पिक्सल। एक डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले चित्र के सबसे छोटे भाग, सबसे छोटे से छोटे भाग को पिक्सल कहा जाता है, जिसके माध्यम से एक चित्र बना होता है। अब जैसे मान लो हमारा ये कोई भी चित्र है, जैसे ये चित्र है, तो किसी न किसी छोटे छोटे महीन महीन बारीक पार्ट से या लाइट के बारीक बारीक से बारीक पार्टिकल से बना होता है। अर्थात लाइट के जिन बारीक से बारीक पार्टिकल से हमारा चित्र बनता है या चित्र बन के जो उभरता है सामने आता है, तो क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। और पिक्सल के माध्यम से हमारे स्क्रीन के अंदर हमारे जो चित्र है वो हमारे सामने बनते हुए दिखाई देते हैं। फिर आ जाता है रेजुलेशन। रेजुलेशन एक डिस्प्ले डिवाइस का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, जिस पर डिस्प्ले की क्वालिटी निर्भर करती है। अर्थात जिस डिस्प्ले डिवाइस का रेजुलेशन, अर्थात ये जो हम छोटे से छोटे डॉट की बात कर रहे हैं, ये जितने ज़्यादा घने होंगे वो डिस्प्ले की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। जैसे हमारे पुराने टाइम में हम टीवी में क्या देखते हैं, हम टीवी में अगर गौर से पास में जाकर देखते तो उसमें क्या देखते थे, हम छोटे छोटे डॉट 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 बने होते हैं जो हमें हमारी आंखों से एकदम आराम से दिखाई देते थे वो डॉट डॉट। वर्तमान में हमारे जो एलईडी वगैरह या एलसीडी वगैरह जो भी आ रहा है, क्या हम उसके पास जाके देखते तो हमें क्या वो डॉट डॉट दिखाई देता है? हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। आज के टाइम में जो डिस्प्ले है उसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई हो गई है, अर्थात उनका जो डॉट डॉट है वो इतने पास पास हो गए हैं कि उनको हम आसानी से आंखों से देख नहीं पाते हैं। उन सबको क्या कहा जाता है? रेजुलेशन, या जो डॉट डॉट जितने डॉट डॉट का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो जितना ज़्यादा होगा वो जितने ज़्यादा पास पास आएगी उस डिस्प्ले की रेजुलेशन या डिस्प्ले की क्वालिटी उससे और ही अधिक अच्छी होगी। ठीक है, अर्थात महत्वपूर्ण कारक है जिस पर डिस्प्ले क्वालिटी निर्भर करती है। रेजुलेशन का तात्पर्य डिस्प्ले डिवाइस पर पिक्सल के घनत्व है। अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो ये पिक्सल है जिन डॉट 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 से ये जो हमारा चित्र बनते हैं, ये डॉट डॉट का घनत्व जितना अच्छा होगा था, जितने भी ये पास पास होंगे उससे हमारा चित्र की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। जिसे सामान्यतः डीपीआई में अर्थात जिसको किस में मापा जाता है? डीपीआई में मापा जाता है। जिसे डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? डॉट्स पर इंच। डीपीआई डॉट्स पर इंच, अर्थात 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे ना वो उस डिस्प्ले की क्वालिटी उतनी अच्छी है, अर्थात उसका रेजोल्यूशन उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, चलते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता से जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ। हमारे डिस्प्ले की जो स्क्रीन साइज है उसको विकिरण के आधार पर मापा जाता है और उसकी मापने की इकाई क्या है? उसको इंच में मापा जाता था। उसको लंबाई व चौड़ाई के रूप में न माप पर विकिरण के रूप में मापता है। फिर आता है हमारा पिक्सल। पिक्सल हमारे डिस्प्ले डिवाइस में दिखाई देने जो भी हमें चित्र दिखाई दे रहा है उसका छोटा जो महीन सा महीन पार्टिकल है जिससे वो हमारा चित्र बना हुआ होता है, वो उसकी क्या कहलाती है? पिक्सल कहलाती है। पिक्सल के बाद में हमने बात की रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? हमारा जो ये जो पिक्सल है ये जितना ज़्यादा घना होगा, अर्थात पिक्सल के जो जितने जितने डॉट 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 है वो लाइटिंग डिस्प्ले के वो जितने ज़्यादा घने होंगे, अर्थात जितने ज़्यादा पास पास होंगे, उस डिस्प्ले डिवाइस का रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। और जो डिस्प्ले डिवाइस का रेजोल्यूशन है उसको किस में मापा जाता है? डीपीआई में मापा जाता था, डॉट्स पर इंच। अर्थात 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट होंगे वो डिस्प्ले उतने ही अच्छी क्वालिटी की होगी। ठीक है, चलते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता में है डॉट पिच। एक डिस्प्ले डिवाइस के पिक्सल के मध्य विकिरण, जैसे मान लो हमारे डिस्प्ले डिवाइस में जो हम पिक्सल की बात कर रहे थे, एक ये पिक्सल हो गया, एक ये पिक्सल हो गया, एक ये पिक्सल हो गया। इन पिक्सल जो छोटे छोटे डॉट 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 बन के जो हमारे पिक्सल बन रहे थे, और पिक्सल के मध्य की जो विकिरणीय दूरी है, जो ये डायगोनल दूरी है, वो जितनी ज़्यादा कम होगी ना, उस जो विकिरणीय दूरी है उसको डॉट पिच कहा जाता था। जो डिस्प्ले डिवाइस की जो पिक्सल है उनके मध्य जो विकिरणीय दूरी है अर्थात जो जितने ज़्यादा पास है, जो उनके पास बीच की दूरी है, दो डॉट्स के बीच की जो विकिरणीय दूरी है, एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में जो विकिरणीय दूरी है उसको क्या कहा जाता है? डॉट पिच कहा जाता है। और उसके आधार पर एक डिस्प्ले डिवाइस की क्या निर्भर करती है? शार्पनेस को दर्शाया जाता था, कितनी खतरनाक क्वालिटी या कितनी शार्प है। जैसे हम कहते हैं ना ये चाकू बहुत ही ज़्यादा शार्प है, जैसे कोई भी उपकरण ले लें, जैसे किसी भी हथियार के बारे में ज़्यादा शार्प है, तलवार ज़्यादा शार्प, उसी प्रकार हमारा जितने भी डिस्प्ले डॉट पिच है उसके माध्यम से डिस्प्ले डिवाइस की शार्पनेस को दर्शाया जाता है। एक रंगीन पीसी की डॉट पिच अर्थात पर्सनल कंप्यूटर की जो डिस्प्ले यूनिट है उसकी डॉट पिच 0.15 mm से लेकर 0.30 mm, मतलब एक डॉट से दूसरी डॉट के बीच में जो विकिरणीय दूरी होती है वो लगभग 0.15 mm से लेकर 0.30 mm तक होती है। फिर डिस्प्ले डिवाइस की अगली विशेषता आ जाती है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का तात्पर्य है कि जैसे साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊँ, जैसे कोई चित्र डिस्प्ले में जितना जल्दी कोई नया चित्र आ जाता है या जितना जल्दी कोई चित्र पलटता है, तो हमारी मानवीय आंखों को पता चले भी नहीं अगर कोई चित्र बार बार पलट रहा है या बार बार नया
नया आउटपुट आ रहा है तो उसको उस डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट कहा जाता है। जितनी सेकंड या प्रति सेकंड में कोई डिस्प्ले चेंज हो रहा है या जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर जो भी है वो तुरंत चेंज हो रहा है, उसके क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का तात्पर्य एक डिस्प्ले डिवाइस पर प्रति सेकंड एक चित्र के रीपेंट या रीड्रो या रिफ्रेश की संख्या से होता है। मतलब कोई चित्र हमारे डिस्प्ले डिवाइस में जितना जल्दी रीड्रो हो रहा है या जितना जल्दी रिफ्रेश हो रहा है, जितना जल्दी रीपेंट हो रहा है, बार बार बदल रहा है, तो उसकी रिफ्रेश रेट के रेट कहा जाता है। और रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में, अर्थात रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज से मापा जाता है। जिस डिस्प्ले डिवाइस की जो रिफ्रेश रेट जितनी अच्छी होगी वो उतनी क्वालिटी में अच्छी होगी। फिर आ जाता है एक्सेप्ट रेशियो, अर्थात हमारी डिस्प्ले डिवाइस की जो साइज होती है वो किस अनुपात में। एक डिस्प्ले डिवाइस में कॉलम तथा रो के अनुपात को एक्सेप्ट रेशियो कहा जाता है, जो सामान्यतः 4:3 में होता है। हमारी जितनी भी डिस्प्ले डिवाइस आती है, जो कोई भी डिस्प्ले डिवाइस ले लो, अगर वो जैसे 21, ऐसे हमने देखा 2100x1800 या जो भी होता है वो सब किस में होता था, वो हमेशा 4:9 में होता था। जो हमारी डिस्प्ले डिवाइस की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात हमेशा ही 4:3 होता है। अगर जैसे हमारे एग्जाम में दिया हुआ आ जाता है, जैसे जो हम देखते हैं 2100x1800, 200x500 जो भी आ जाता है, और उससे हमसे पूछता है निम्न में से कौन सा एक वैलिड एक्सेप्ट रेशियो है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। आपको उनको काट पीट के और उनका अनुपात निकालना। अगर जिस भी ऑप्शन का अनुपात 4:3 आ रहा है, वो ऐसा समझ लो कि उसका एक्सेप्ट रेशियो होगा, अर्थात उस डिस्प्ले डिवाइस का एक्सेप्ट रेशियो होगा। चलते हैं अगली विशेषता की ओर। अब अगली यह थी हमारी स्क्रीन से साइज से संबंधित सभी विशेषताएं, जो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली विशेषता थी हमारी स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज में हमने देखा कि हमारी स्क्रीन साइज को विकिरणीय रूप में मापा जाता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई के रूप में न मापकर विकिरण के रूप में मापते हैं। फिर आ जाती है हमारी पिक्सल, अर्थात डिस्प्ले पर वह छोटा पार्टिकल जिससे मिलकर चित्र बना होता है उसको पिक्सल कहा जाता है। फिर आ जाता है रेजुलेशन हमारा रेजुलेशन जो होता है उसके ऊपर हमारी डिस्प्ले की क्वालिटी निर्भर करती है, और जो हमारे जो पिक्सल है उनके जो घनत्व है उनको रेजुलेशन में मापा जाता है। फिर हमने चर्चा की डॉट पिच की, जो हमारे जो डिस्प्ले के जो पिक्सल है उनके मध्य जो विकिरणीय दूरी है उसको डॉट पिच कहा जाता है। फिर आ गई हमारी रिफ्रेश रेट, अर्थात किसी डिस्प्ले पर नए चित्र के रीपेंट वगैरह होने की जो दर होती है उसको रिफ्रेश रेट कहा जाता है और उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर हमने चर्चा की थी एक्सेप्ट रेशियो जो हमारे डिस्प्ले डिवाइस है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात होता है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात बोलते हैं। जो हमारे डिस्प्ले के कॉलम तथा रो है उनके अनुपात को एक्सेप्ट रेशियो कहा जाता है, जो सामान्यतः 4:3 में होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। अब अगला, चलो तो दोस्तों अब हम आगे चर्चा करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की। अब हमने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। एक आउटपुट डिवाइस जो प्रिंटेड आउटपुट को प्रिंटेड रूप में प्रदान करता है तो इसे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके द्वारा प्रदान किया जाने वाला आउटपुट अस्थायी होता है, अर्थात हमें जो भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस मिलता है वो क्या मिलता है, स्थायी रूप से ही तो मिलता है। हमें जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस मिलता है जो हमारे हाथों में मिलता है, अर्थात जिस आउटपुट को हम स्थायी रूप से रख सकते हैं वो क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे हमारा प्रिंट आउट हो गया, उसको क्या हम स्थायी रूप से नहीं रख सकते, बिल्कुल स्थायी रूप से रख सकते हैं, वो क्या है, हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। ठीक है, हमारा जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है इसमें सबसे पहली डिवाइस है प्लॉटर क्या है। चलो तो चर्चा करते हैं प्लॉटर के बारे में। यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः उच्च गुणवत्ता के चित्रों को प्रिंट करने हेतु किया जाता है तथा इसका उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग कार्य जैसे कैड का अर्थ हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में किया जाता है। प्लॉटर इंक पेन या इंकजेट का यूज कर ग्राफिक्स को प्रिंट करने हेतु करते हैं। मतलब जो इंक पेन और इंकजेट है उसका यूज ग्राफिक्स को प्रिंट करने हेतु करते हैं तथा इन पेन को एक मोटर के द्वारा चलाया जाता है। साधारण शब्दों में कहे, जो हमारा जो प्लॉटर है उसके द्वारा जो हाई क्वालिटी के और जो बड़ी साइज के जो चित्र है उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। और प्लॉटर का उपयोग सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन या डिजाइनिंग क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। और कंप्यूटर है जो चित्रों को प्रिंट करने के लिए इंक पेन और इंक जेट का यूज करता है। और जो इंक पेन जो प्लॉटर में जो भी इंक पेन लगा होता है उसको एक मोटर के द्वारा चलाया जाता है। अब टाइप ऑफ प्लॉटर है, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ड्रम प्लॉटर हो गया, माइक्रोग्राफिक प्लॉटर हो गया, फ्लैट बेड प्लॉटर हो गया और इंक जेट प्लॉटर, ये हो गए प्लॉटर के प्रकार। अब हमारा अगला हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर एक पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर नहीं है, यह जो हमारा प्लॉटर है वो भी एक क्या है, पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है। पेरिफेरल का मतलब हो गया जो हमारे कंप्यूटर के समांतर जो भी डिवाइस जुड़ी होती है उन सभी डिवाइसेज को पेरिफेरल डिवाइसेज कहा जाता है। अब हमारा प्रिंटर भी एक पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः एक सॉफ्ट कॉपी, अब हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्ट कॉपी या जो हमारा PDF फॉर्मेट है उसको हार्ड कॉपी में बदलने हेतु प्रिंटर का उपयोग
किया जाता है। अर्थात सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं। और जो हमारे जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इससे जो इनपुट डिवाइसेज है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगले प्रिंटर के बारे में चर्चा करते हैं। अब प्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, अर्थात ये जो इलेक्ट्रिक है और मैकेनिकल डिवाइस है, अर्थात ये घूमकर वगैरह चलने, प्रिंटर में तो अनेक मोटर वगैरह लगी हुई थी जो मैकेनिकल रूप से कार्य करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट अर्थात इनको चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट तथा मैकेनिकल असेंबली दोनों को शामिल किया जाता है। हमारा जो प्रिंटर है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होते हैं। आजकल जो प्रिंटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और उनमें सभी में मैकेनिकल डिवाइस लगी होती है तथा इन सभी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है तथा और मैकेनिकल डिवाइसेज को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिक असेंबली लगी होती है जिनको इस प्रिंटर में शामिल किया जाता है। इन असेंबली को एक इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात जो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इनको किसके द्वारा किया जाता है? जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ था, जो पीसीबी लगी हुई है, तो उसके द्वारा इनको सभी को नियंत्रित किया जाता है तथा इस कारण इन्हें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। जो इसको नियंत्रण करता है उसको जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं प्रिंटर कितने कौन कौन से प्रिंटर होते थे, प्रिंटर के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रिंटिंग क्रम अर्थात प्रिंटिंग के आधार के प्रिंटिंग क्रम के आधार पर या प्रिंटिंग जो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गया जैसे डॉट बाय डॉट हो गया उसके आधार पर प्रिंटर हो गए। और जो प्रिंटिंग जो हमारे वर्तमान में तकनीक है प्रिंटिंग की तकनीक के आधार के ऊपर प्रिंटर के प्रकार होते हैं। अब प्रिंटिंग क्रम के आधार पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरियल प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर। और जो सेकंड पार्ट आ जाता है इसमें पैरेलल या लाइन प्रिंटर, अर्थात जो सीरियल रूप में एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं और जो पैरेलल या लाइन प्रिंटर होते थे वो क्या कंप्लीट लाइन को प्रिंट करते हैं। अब सीरियल प्रिंटर में सबसे पहले आ जाता है डेजी व्हील प्रिंटर और फिर आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जो हमारा पैरेलल प्रिंटर है उसमें सबसे पहले आ जाता है बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। फिर प्रिंटिंग तकनीक के आधार आजकल सबसे ज़्यादा किसके आधार पर पूछे जाते हैं? प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे 4 प्रिंटर दे देगा, इसमें से बोल देगा कौन सा इम्पैक्ट है कौन सा नॉन इम्पैक्ट। इस आधार पर हमारे जो प्रिंटर है उसके नाम आपको ध्यान में रखने, आपको ये ध्यान में हो ना हो परंतु इन दोनों के अंदर जो जो एग्जाम्पल प्रिंटर्स के वो आपको ध्यान में होने जरूरी है। अब जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें अर्थात जो प्रिंटर्स डायरेक्ट इम्पैक्ट करके या टच करके अगर प्रिंटिंग कर रहा था उसको कौन सा प्रिंटर कहते हैं? साधारण शब्दों में आपको इसका एक मतलब याद रखने का एक तुक्का हो गया था, जिन प्रिंटर को टच करके या छपाई की जाती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं और नॉन इम्पैक्ट पे वो प्रिंटर आते हैं जिनसे मतलब प्रिंट करने के लिए छुआ नहीं जाता है अर्थात उनसे ठप्पा नहीं लगाया जाता। जैसे साधारण शब्दों में क्या हम हमारी जो मोहर वगैरह या सील वगैरह जो भी लगाते हैं तो उससे पेज को टच करते हैं और जो नए जो प्रिंटर आ गए आज के उनके माध्यम से बिना टच किए भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं अर्थात जिनको छूकर या जिनको टच करके जिनसे प्रिंट किया जाता है उनमें सबसे पहला आ गया डेजी व्हील प्रिंटर, फिर आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी क्या प्रिंटर है, ये सभी जो प्रिंटिंग क्रम के आधार पर जो प्रिंटर है वो सभी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के जितने भी उदाहरण है वो सभी प्रिंटिंग क्रम के आधार पर होते हैं और जो प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर है जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग तकनीक में एक अलग से आ जाता है। अब नॉन इम्पैक्ट पे बात करें अर्थात जो बिना छुए अर्थात दूर से प्रिंट करते हैं, जैसे कलर की स्प्रे करके, जैसे आज के टाइम में हमारा जो स्प्रे पेंट चल रहा है, पेंट को स्प्रे के माध्यम से पेंट किया जाता है, उसमें हम उसकी सतह को छुए बिना भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे थर्मल प्रिंटर हो गया अर्थात जो थर्मल टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं, इंकजेट हो गया जो मतलब इंक स्प्रे करके, लेजर प्रिंटर जो लेजर के माध्यम से प्रिंट करते हैं। अब हम इन सभी प्रिंटर को 1 बाय 1 इनके बारे में चर्चा करते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, जिसमें हमारा सबसे पहला है पैरेलल प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, अर्थात प्रिंटिंग क्रम के आधार पर प्रिंटर की बात करते हैं, जिसमें पहला है पैरेलल प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। एक प्रिंटर जो एक समय में केवल एक लाइन को प्रिंट कर सकता है, अर्थात जो प्रिंटर एक समय में केवल एक लाइन को प्रिंट कर सकता है उसको लाइन प्रिंटर कहा जाता है। अर्थात ये जो प्रिंटर होता है ना ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है और इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो 300 से लेकर 3000 लाइन पर मिनट प्रिंट कर सकता है, अर्थात LPM का मतलब हो गया लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। अब पैरेलल प्रिंटर में सबसे पहला प्रिंटर आता है हमारा ड्रम प्रिंटर, जिसकी स्पीड होती है 200 से 2000 लाइन पर मिनट, अर्थात जो हमारा जो ड्रम प्रिंटर है उसकी कैपेसिटी होती है 200 से लेकर 2000 लाइन 1 मिनट में वो प्रिंट कर सकता है। यह है लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर, अर्थात यह पैरेलल सीरीज का अर्थात लाइन बाय लाइन प्रिंट करने वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो जैसे कि हमने अब कंप्यूटर जो प्रिंटर के प्रकार देखे थे उनमें देखा जो जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर है वो प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पर भी जो मतलब प्रिंटिंग क्रम के आधार के ऊपर भी सारे
इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। जो हमारा जो ये ड्रम प्रिंटर है वो लाइन बाय लाइन प्रिंटर है, जिसमें एक ठोस बेलनाकार ड्रम लगा होता है। अर्थात हमारा जो ड्रम प्रिंटर होता है उसमें एक बेलनाकार ड्रम लगा होता है, जिस पर कैरेक्टर इसकी सतह पर उभरे हुए होते हैं। अर्थात जैसे हमारे सील में हमारी जो मोहर के पीछे जो कैरेक्टर उभरे होते हैं, उसी प्रकार जो हमारे ड्रम प्रिंटर है उसमें जो ड्रम लगा हुआ था ठोस बेलनाकार, उस ड्रम में अलग अलग कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं, और जो उसकी इलेक्ट्रिक सर्किट की कंट्रोल के माध्यम से वो अक्षरों को प्रिंट करता है। फिर अगला हमारा आ जाता है चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और पैरेलल और प्रिंटिंग क्रम के आधार पर आता है। इस प्रिंटर को ट्रेन प्रिंटर भी कहता है। अर्थात चैन जिस प्रकार ट्रेन लंबी होती है उसी प्रकार इसमें चैन का यूज किया जाता है इसको, इसलिए इस प्रिंटर को ट्रेन प्रिंटर भी कहा जाता है, जिसमें करेक्टर के साथ एक चैन होती है। तथा इसके जो करेक्टर होते हैं वो एक चैन पे लगे होते हैं, जिसका उपयोग प्रिंटिंग हेतु किया जाता है, तथा इसे प्रिंट चैन भी कहता है। अर्थात जो इसकी प्रिंटिंग चैन होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रिंट चैन भी कहा जाता है। चलो चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में। अगला प्रिंटर आता है हमारा बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर यह मतलब जो हमारा जो चैन प्रिंटर होता है इसके बिल्कुल इक्वल एक प्रिंटर होता है, जिसके अंतर्गत एक तेज घूमता हुआ स्टील का बंद लगा हुआ था, जिस पर अक्सर उभरे होते था, जिसमें एक घूमता हुआ एक ड्रम होता है, जो एक बैंड लगा हुआ था जो गोलाकार आकृति लगी हुई है, और उसके ऊपर अक्सर उभरे हुए होते हैं, और वो अक्सर उस किसी भी पेज को टच करते हुए घूमते जाते हैं और वो प्रिंट करता जाता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 300 से लेकर 3000 लाइन पर मिनट होती है। अब बात कर लेते हैं सीरियल प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर। अर्थात जो लाइन बाय लाइन प्रिंट न करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं उनको कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। अर्थात एक समय में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, और ये जो हमने पिछले वाले लाइन प्रिंटर के बारे में बात की थी, ये कंप्लीट लाइन को एक बार में प्रिंट करते हैं। एक प्रिंटर जो एक समय में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है तो इसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं, तथा इसकी गति सामान्यतः 300 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड पर होती है। अर्थात ये 30 से लेकर 600 कैरेक्टर या शब्द प्रति सेकंड टाइप कर सकते हैं, अर्थात छाप सकते हैं। फिर इसमें अगला आ जाता है सीरियल प्रिंटर में आ जाता है, सीरियल कैरेक्टर प्रिंटर में आ जाता है हमारा जो डेजी व्हील प्रिंटर है। यह एक कैरेक्टर और इम्पैक्ट अर्थात मतलब पेज को छोड़कर ही प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर है जिससे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता था। जो हमारा अक्षर है उसका क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है। यह एक ठोस फॉन्ट प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है जो टाइपराइटर के समान होता है। जो हमारे पुराने टाइम में जो देखे होते हैं टाइपराइटर में जो बटन लगे होते हैं, उन बटन के पीछे आप एक जो पत्ती लगी होती है उस पत्ती में आपने देखा कि वो कभी ऊपर नीचे जाके पेज को बार बार वो उसको इम्पैक्ट करती है, इम्पैक्ट कर करके अक्षरों को छापती है, इसलिए वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। इस प्रिंटर के अंतर्गत एक डिस्क का उपयोग किया जाता है जो प्लास्टिक या धातु। इस प्रिंटर के अंदर जो एक डिस्क लगी हुई होती है जिसपे अक्सर उभरे हुए होते हैं, वो एक प्लास्टिक या धातु की बनी होती है, जिसके किनारों पर एक कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं अगले नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में। हमारा अगला प्रिंटर है डेजी व्हील। अब जो डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में, डेजी व्हील प्रिंटर उच्च गुणवत्ता की कैरेक्टर प्रिंटिंग, हमारा जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो हाई क्वालिटी की कैरेक्टर प्रिंटिंग प्रदान करता है, परंतु इसके द्वारा चित्रों को प्रिंट नहीं किया जाता। जैसे हमने क्या कहा था, ये एक टाइपराइटर के समान प्रिंटर होते हैं, जिससे आप टाइपराइटर उससे हम सिर्फ टाइप करके पेज को टाइप ही कर सकते हैं, अर्थात कैरेक्टर को टेक्स्ट रूप में ले सकते हैं, उसको ग्राफिक्स रूप में प्रिंट नहीं ले सकते। इसी प्रकार जो हमारा डिजी व्हील प्रिंटर उससे सिर्फ टेक्स्ट प्रिंटिंग ही की जा सकती है, इसके द्वारा किसी भी चित्र को प्रिंट नहीं किया जा सकता। और इसकी जो स्पीड है वो 10 से 90 कैरेक्टर पर सेकंड होती है, कैरेक्टर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अगला हमारा प्रिंटर आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसकी स्पीड क्या होती है, 300 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। यह सबसे प्रचलित प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर होता है, जिसके अंतर्गत एक प्रिंटिंग हेड, इसके अंदर क्या होता है, एक प्रिंटिंग हेड लगा होता है और जिसके ऊपर विभिन्न पिन की मैट्रिक्स होता है, अर्थात विभिन्न पिन लगी हुई होती है और जिनके ऊपर कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। इस प्रिंटर के अंतर्गत एक रिबन का उपयोग स्याही को प्रदान करने हेतु होता है, अर्थात इस प्रिंटर में जो स्याही है उसको कागज पे प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक रिबन का उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक फील्ड रिएक्शनल प्रिंटर है, अर्थात जिसका अर्थ यह है कि एक लाइन को बाएं से दाएं जबकि अगली लाइन को दाएं से, मतलब ये अगर किसी लाइन को ऐसे प्रिंट कर रहा है तो ये लाइन कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रिंट करेगा, ये पहले ऐसे प्रिंट कर रहा तो इस लाइन को फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इसी प्रकार प्रिंट करता है। मतलब जैसे हमारा सांप चलता है ना उसी प्रकार ये प्रिंट करता है। इसमें लगातार पेज का उपयोग किया जाता है। अब इसका आपने सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ देखा है, जैसे मैं आपको बता दूं, हम जब भी कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, हमारा जो रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप होती है उसका बंडल होता है, और वो बंडल क्या होता है, लगातार जुड़ा हुआ होता है। और जो हमारा जो उसमें जो प्रिंटर लगता हुआ जो बार बार इम्पैक्ट करके जो डॉट के रूप में हमारे जो अक्षर को टाइप कर प्रिंट करता है, वो
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और इस प्रिंटर में क्या होता है, पेज की लगातार संख्या होती है, अर्थात पेज एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए और लगातार पेज को ये व्हील के माध्यम से खींचता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। अब अगला हमारा जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने जो बात की, जो इम्पैक्ट प्रिंटर और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके अंदर कुछ अंतर है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें प्रिंटिंग ऐड का उपयोग प्रिंटिंग हेतु किया जाता है, जो हैमरिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अर्थात जो इम्पैक्ट करके हैमरिंग, हम हथौड़े का क्या उपयोग करते हैं, किसी चीज़ को चोट मारने के लिए तो उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो भी किसी वस्तु को चोट मार के ही उसको ऊपर प्रिंटिंग करते हैं। इस प्रकार इस पर जो भी करेक्टर छपे होते हैं वो चोट के माध्यम से ही कागज़ के ऊपर प्रिंट करते हैं, अर्थात इसमें हैमरिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल या लेजर तकनीक पर आधारित होते हैं। जो लेजर तकनीक का प्रिंट, अर्थात इनमें बिना किसी हैमरिंग के, अर्थात बिना किसी कागज़ को छुए या बिना कोई इम्पैक्ट किए हुए हम प्रिंट लेते हैं। इसमें सही प्रदान करने हेतु एक रिबन का उपयोग होता है। अर्थात जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनमें सही को प्रदान करने हेतु एक रिबन का उपयोग किया जाता है। एक रिबन लगी हुई होती है जिसके माध्यम से सही प्रदान की जाती है। और जो हमारे जो थर्मल प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वगैरह हम जिसके बारे में बात करें थे, उसमें सही को प्रदान करने हेतु एक कार्टेज या एक टर्नर का उपयोग किया जाता है। अर्थात इनमें एक अलग से सही डालने के लिए एक कार्टेज या टर्नर लगा हुआ था जिसका उपयोग इनमें सही के लिए किया जाता है। अब जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है इसके बारे में हम जो पिछले सारे एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें, जैसे डिजी व्हील प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, चैन प्रिंटर हो गया। उसी प्रकार जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें सबसे पहला आ जाता है इंकजेट, थर्मल, लेजर प्रिंटर। अब इन प्रिंटर के बारे में 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं, नॉन इम्पैक्ट के बारे में भी, जिसमें चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। और हमारा सबसे पहला प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अर्थात इससे किसी अक्षर को प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट या छूने की ज़रूरत नहीं है। जो किसके आधार पर कार्य करते हैं, जो थर्मल तकनीक के ऊपर कार्य करता है। इसके अंतर्गत एक हीट सेंसिटिव तापरोधी पेपर का, अर्थात इसके अंदर जो पेपर काम में लिया जाता है वो हीट सेंसिटिव पेपर होता है, अर्थात जो तापरोधी पेपर का उपयोग किया जाता है, जो जिसे थर्मल पेपर या थर्मल क्रोमेटिक पेपर भी कहा जाता है। अर्थात जो हमारा थर्मल पेपर होता है जिसमें जो कागज़ लगा होता है वो थर्मल कागज़ लगा होता है और वो थर्मल क्रोमेटिक पेपर कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः एटीएम, पोस्ट, पॉइंट ऑफ सेल पर प्रिंटिंग हेतु किया जाता है। अर्थात आपने जो प्रिंटर देखे होंगे आजकल, जो एटीएम मशीन में हम पैसे डालने वगैरह जाते हैं तो एटीएम मशीन हमारे को जो स्लिप निकाल के देती है, तो वो स्लिप क्या है, उसके अंदर ना ही तो किसी सही का यूज हुआ है ना किसी और का। उसके अंदर जो कागज़ लगा होता है, जो हमारे एटीएम मशीन की जो हमारी स्लिप मिलती है उसमें थर्मल पेपर लगा होता है और उसको थर्मल के माध्यम से या लेजर जो ताप या थर्मल टेक्निक के माध्यम से वो हमें प्रिंट करके देता है। अर्थात जो उस पेपर पे थर्मल डाला जाता है, अर्थात ताप डाला जाता है और वो पेपर जलता नहीं है, वो पेपर उस ताप को सोखता है और उस ताप के माध्यम से हमें आउटपुट प्रदान करता है। अर्थात पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट मशीन क्या होगी, जो हमारी एटीएम या हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिस मशीन में हम स्वाइप करके आते हैं, स्वाइप करने के बाद में हम वो मशीन हमें क्या करके देती है, हमारी पेमेंट की जो स्लिप निकाल के देती है, वो क्या है, एक थर्मल प्रिंटर का उदाहरण हो गया। और इससे अच्छा और भी उदाहरण आपको मैं बताऊँ तो जो हमारे सरकारी रोडवेज में जो बस कंडक्टर होते हैं, बस कंडक्टर के पास जो हमारी जो टिकट की मशीन होती है वो एक क्या होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। और जो हमें जो टिकट निकाल के देता है वो एक थर्मल सेंसिटिव पेपर होता है, अर्थात तापरोधी या हीट सेंसिटिव पेपर होता है जिसके ऊपर वो हमें टिकट प्रिंट करके देता है। अब इसी नॉन इम्पैक्ट में अगली चर्चा कर लेते हैं इंकजेट प्रिंटर। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही की छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे करके पेपर पर प्रिंटिंग करने हेतु किया जाता है तथा इस उद्देश्य हेतु एक नोजल का उपयोग किया जाता है। हमारा जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, स्याही की छोटी छोटी बूंदों को कागज़ के ऊपर स्प्रे किया जाता है। स्प्रे किया जाता है उसी जिस अक्षर का है उसी अक्षर के हिसाब से स्प्रे किया जाता है और वो स्प्रे के माध्यम से ही हम उसको प्रिंट करते हैं। और जो इंक है उसको स्प्रे करने के लिए एक नोजल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। फिर इसी कड़ी में हमारा अगला प्रिंटर आ जाता है लेजर प्रिंटर। यह सबसे प्रचलित जो लेजर प्रिंटर जो सबसे पॉपुलर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो लेजर तकनीक या फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात आप सीधे इस भाषा में आपको बता दूं तो जो हमारे आज के टाइम में आप क्या देखते हैं, हम जो फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं, जो हम जिसके माध्यम जिन फोटोकॉपी मशीन के माध्यम से हम फोटोकॉपी वगैरह जो भी हमारा आउटपुट निकलवा कर लाते हैं, तो वो क्या है, एक लेजर प्रिंटर है। सर जो हमारी जो फोटोकॉपी मशीन है वो लेजर प्रिंटर का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम देखते हैं जो प्रिंटर निकलने के बाद जो हमारी जो फोटोकॉपी होती है, जो उस पेपर को हमें अच्छा तुरंत फोटोकॉपी निकलने के बाद में हम हाथ में लेते हैं तो हमने क्या देखते हैं, वो फोटोकॉपी क्या होती है, उसको थोड़ा बहुत गर्म होता है। अर्थात वो लेजर तकनीक या फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लेजर प्रिंटर की गति को सामान्यतः पीपीएम या पेज पर मिनट, जबकि ये जो लेजर प्रिंटर है उसको पेज पे जो
प्रिंटिंग स्पीड होती है उसको किस में मापा जाता है, पेज पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में कितने पेज वो मशीन निकाल रही है। जबकि इसकी जो रेजुलेशन है, जो इसको रेजुलेशन के बारे में हमने चर्चा की थी, जो हमारी स्क्रीन के बारे में हमने पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने रेजुलेशन को आपको अच्छे से समझा दिया। रेजुलेशन या इसका जो आउटपुट है उसको किस में मापा जाता है, डीपीआई अर्थात डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। जैसे हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रिंटर के बारे में चर्चा की, और जो हमारे मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज के बारे में चर्चा की, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हमारा जो स्पीकर हो गया। फिर हमने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज के बारे में चर्चा की। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने किसके बारे में चर्चा की, प्रिंटर और प्लॉटर। प्लॉटर एक मतलब उच्च गुणवत्ता के चित्रों और बड़ी साइज के चित्रों के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है, और जिसका उपयोग सर्वाधिक कंप्यूटिंग डिजाइन के क्षेत्र में किया जाता है। अर्थात जो हमारी प्रचार सामग्री हो गई, जो हमारी जो बड़े बड़े होर्डिंग है उनको प्रिंटर करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। फिर हमने चर्चा की प्रिंटर के बारे में, और प्रिंटर के हमने अनेक प्रकार के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह कंटेंट और ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पर भी अगर मेरी क्लास के में कमी लगी हो तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर अवगत करें, जिससे कि मैं आगे आने वाली क्लास में सुधार कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।